हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, आईएएस, आईईएस, आईएफएस, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीएससी और जितने भी ये स्टेट लेवल के आपके पीएससी के एग्जाम होते हैं या जो भी एग्जाम जहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वो यहाँ पर मैं आपको कवर करूंगा। और जो मेन फैक्ट हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं पे फोकस करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी सीरीज मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, हमारी टीम ने इस पे वर्कआउट किया है, बहुत मेहनत करके ये फैक्ट्स निकाले गए हैं। तो इनको आप देखिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 आईएमपी फैक्ट्स का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मानव का विकास की बात की जा रही है। ठीक है, मानव का विकास। तो अगर हम मानव के विकास की बात करें तो सर्वप्रथम मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, ठीक है, कहां? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी ओल्डुवई गोर्ज में हुआ था। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर ओल्डुवई गोर्ज इस तरीके का कुछ, यहां पर जो है सबसे पहले आपका मानव जाति का विकास माना गया था। सर्वप्रथम मानव का विकास यहाँ पर माना जाता है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि मानव जाति का या मानव का सर्वप्रथम विकास कहां पर हुआ। ऑप्शन दे देगा, अगर देश की बात आएगी, कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो अफ्रीका ऐसे देगा ऑप्शन में, और अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो ओल्डुबर्ग जो है ओल्डुबई गोर्ज, और ऐसे कई ऑप्शन आपको 3-4 दे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और आगे कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास आईएमपी फैक्ट के अंतर्गत। तो यहां पर देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्राप्त जीवाश्म 56 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कितने? 56 ईयर्स लाख, ठीक है, 56 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ठीक, उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो यह मानव का प्रारंभ 18 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। किसका? 18 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख वर्ष पूर्व कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और अगर होमो इरेक्टस की बात करें तो यह 18 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। प्रज्ञा मानव यानी कि होमो सेपियंस की अगर हम बात करें तो होमो सेपियंस जो थे ये प्राचीनतम जीवाश्म इथोपिया में मिले थे। कहां पे? इथोपिया में मिले थे। तो ये याद रखना है आपको कि होमोसेपियंस के प्राचीनतम जीवाश्म कहां पे मिले? वो मिले इथोपिया में, और जो कितने? 1,95,000 वर्ष पूर्व था। कितने लाख पूर्व था? 1,95,000 वर्ष पूर्व के ये थे। तो इसमें जो फैक्ट्स याद रखने हैं ये वाला थर्ड वाला जो है मोस्ट आईएमपी, इसको आप कर लीजिए, इथोपिया में मिले थे। आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास कि जो होमोनोइड्स हैं आपके, ठीक है, होमोनोइड, तो ये एक ही पूर्वज के वंशज हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गिवन, ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब हम देख सकते हैं कि सभी जो है एक ही, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो वो वही बात है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका जो है स्ट्रक्चर एक सा ही है। धीरे धीरे पहले पूंछ थी, फिर पूंछ हट गई, फिर हम सीधे होके चलने लगे। इस तरीके से ये जो है सभी सेम ही प्रजाति के थे, एक ही वंशज के थे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं जो स्वर तंत्र की बात करें तो स्वर तंत्र यानी कि गला हमारा बोलने के लिए, तो उसका विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जहां से इंसान ने बोलना प्रारंभ किया था, तो स्वर तंत्र का विकास हुआ। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का है, और शिकार का प्रारंभ जो हुआ था वो 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिकार वगैरह जो किए गए हैं और फिर उसको आग पर पकाया जाएगा, यानी कि आग की खोज भी हुई थी। आगे देखते हैं अग्नि का प्रयोग की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। कब? अग्नि जो है 4 लाख, पहले हम कच्चा मांस खाते थे, फिर उसके बाद जब आग की हमने खोज कर ली तो 4 लाख वर्ष पूर्व उसके बाद मांस को पका के खाने लगे। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन है आज का, कमेंट करना है कि आग की खोज किस युग में हुई थी। कमेंट करके बताइए कि आग की खोज किस युग में हुई थी और कहां पर हुई थी। अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन हमको आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो अग्नि की खोज हुई है वो किस युग में हुई
और कहां पर हुई। ठीक, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब जो है हम यहाँ पर सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन है हमारे पास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, और जो प्राचीनतम सभ्यता है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब सभ्यताओं को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो आईएमपी है उसको मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सामान्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी इसको मानी गई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता का दर्जा मिला हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था। ये नदी है सिंधु नदी, घग्गर नदी, इन सब नदी के किनारे मेनली सिंधु नदी की यहाँ पर ज्यादा चर्चा होती है, इसलिए इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब थोड़ी सी चीजें और है यहाँ पर जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। तो इसमें कई हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये कई सारे, जैसे कालीबंगा राजस्थान के पास है इंडिया में, लोथल गुजरात के पास है, ये सब चीजें, राखीगढ़ी भी है इंडिया के अंतर्गत, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो ये सब जगहों को आपको लोकेशन याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज है। तो इसके मेनली प्रमुख केंद्र थे। आप हिस्ट्री के वीडियो में चैनल में, हमारे चैनल में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने हर चीज को, कालीबंगा, लोथल को अलग अलग वहां पर पढ़ाया हुआ है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान यह है कि अत्यंत विकसित सभ्यता और ये शहरी अनेक बार बसे और उजड़े। यानी कि ये जो शहरी सभ्यता थी कई बार बसे कई बार उजड़े। जैसे कि बोला जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को तो एक मृतकों का टीला बोला जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो 7 बार बह गया था, जो उसमें किसमें, जब बाढ़ वगैरह आई थी, तो ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि कई बार बसे कई बार उजड़े। तो ये लेकिन जो है एक नगर नियोजित, इसको नगर नियोजित सभ्यता भी बोलते हैं। इसमें जो है बहुत ही अच्छी नगर नियोजन जो प्रणाली थी बहुत ही अच्छी अपनाई गई थी। जैसे चारों तरफ घर है, घर के सामने रोड, पीछे रोड, इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छी नगर नियोजन व्यवस्था थी। नाली की व्यवस्था थी, 90 डिग्री पे पूरे रोड मुड़ते थे, नाली वगैरह मुड़ती थी। ऐसी ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे कि देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 1826 चार्ल्स मैसेन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। किसने? चार्ल्स मैसेन ने। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। देखिए क्या हुआ था कि जो सिंधु घाटी के पास, यानी कि लाहौर के पास अगर हम बात करें, तो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य हो रहा था। तो जब वहां पे वो खुदाई कर रहे थे तो वहां पे उनको थोड़ा सा ईंट मिले पहले शुरुआत में, फिर दीवार मिली, कुछ बहुत सारी चीजें उनको मिलने लगी। तो उन्होंने फिर सरकार को घोषणा जाकर उनको बताया कि यहाँ पर देखिए ऐसी ऐसी दीवारें वगैरह निकल रही है। तो फिर सरकार ने उसकी जांच करवाई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिर्देशक बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। इन्हीं ने आदेश फिर दिया कि जाके आप वहां पर खुदाई का कार्य स्टार्ट करिए। और इसके बाद क्या हुआ था कि दयाराम साहनी ने फिर वो काम करवाया था। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख भी लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, यानी कि खुदाई करवाई, और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया, लेकिन जॉन मार्शल के निर्देशन पे कराया। किसके निर्देशन पे? जॉन मार्शल के निर्देशन पे कराया हड़प्पा सभ्यता का। कब? 1921 में। यह सभ्यता सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा गया, यानी कि पहली बार जो है प्रथम नगरीकरण अगर माना जाए तो हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था, यह भी ऐसा बोला गया है।
प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सरस्वती नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है, यानी कि 3% जो है उनको ही खोद के जो है इनके बारे में पता लगाया गया है, इन सभ्यताओं के बारे में। आगे देखते हैं यहां पर क्या है हमारे पास। सिंधु घाटी के बारे में ही कुछ और तथ्य देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में थे। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत स्तर भी थे। तो वही मैंने बताया, गुजरात में जैसे कि लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखी गढ़ी, ये सब चीजें यहां पर हमको मिले। इसका फैलाव उत्तर में रहमाना ढेड़ी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान, मकरान समुद्र के तट, सुतकांगेडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ के कुरुक्षेत्र तक था। तो देखिए, इसकी सभ्यता को हम त्रिभुजाकार सभ्यता भी बोला जाता है कि त्रिभुजाकार इसका आकार था। और अगर इसको आपको याद करना है तो देखिए, दक्षिण में था दैमाबाद, ठीक है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, दक्षिण महाराष्ट्र में दैमाबाद मिल गया आपको, और जैसे ये दैमाबाद हो गया, और सुतकांगेडोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सुतकांगेडोर यहाँ पे मिल गया आपको। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि दक्षिण में दैमाबाद, इधर सुतकांगेडोर, इस तरीके से जो चारों तरफ चीजें मिली। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक विस्तार जो था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था, जो मैंने बताया आपको। उत्तर में जम्मू के पास मांडा, दक्षिण गुजरात में भोगंत्रा, ठीक, और पश्चिम में अफगानिस्तान सुतकांगेडोर, उसके बाद पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और इसका क्षेत्र लगभग इसको आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। इस तरह से क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया, इसको भी हम आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह से बड़ा है। और ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था, यानी कि इसको जो है माना गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मांडा था ऊपर, सुतकांगेडोर था, दैमाबाद था, ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ आगे देखते हैं, पॉइंट्स क्या है हमारे पास। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1400 स्थलों को खोजा जा चुका है, पता चल चुका है, जैसा कि हमने देखा है। चलिए बात करते हैं कुछ और सभ्यताओं के बारे में और इनके नगर के बारे में। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा, इसमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ प्रेतों या मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा बंदरगाह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर चहुंदड़ो है, ठीक, चहुंदड़ो था। चौथा नगर गुजरात के खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल था, जो कि एक बंदरगाह भी था, ठीक, बंदरगाह यानी कि पोर्ट था। पांचवा अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, तथा हरियाणा के हिसार जिले में बनावली भी हरियाणा के हिसार जिले में मिला है। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतकांगेडोर, सुतकोडरा समुद्री तटीय नगरों में है। इस संस्कृति की परिपक्वता जो है आपकी अवस्था दिखाई देगी। मेनली जो है सुतकोडरा या सुतकांगेडोर, ये सब बंदरगाह है। लोथल भी एक आपका बंदरगाह माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में। तो ये देखिए 1 लाइन फैक्ट की तरह है, मैंने यहाँ पर इसको जमाया हुआ है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़ा सभ्यता था।
इन दोनों की विशेषता यह है कि एक नगर दुर्ग का होना। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों में भी पाई गई है। तो ये सब चीजें यहां पर आपको मिली है। जो रेड रेड है वो चीजें आपको थोड़ी ज्यादा याद रखनी है। अब बात करेंगे हम मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता को नील नदी की देन माना जाता है। मिस्र को नील नदी की देन माना जाता है। ठीक है, मिस्र में सिकंदरिया, ठीक है, सिकंदरिया की स्थापना 322 ईस्वी में हुई, जो ज्ञान का मुख्य केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र व पश्चिम एशिया के मार्गों को जीत लिया। क्लियोपेट्रा, ठीक है, क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी थी। टॉलमी ने भूगोल पर पुस्तक लिखी जो कि 150 से 200 ईसा पूर्व के बीच। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि टॉलमी जो है, मतलब भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो टॉलमी ने लिखी। जो मिस्रवासी पैपाइरस के पत्ते पर लिखते थे, यानी कि जो मिस्रवासी जो पैपाइरस था उसके जो पत्ते होते थे उस पे लिखते थे, जिससे पेपर शब्द बना। जिससे क्या बना, पेपर शब्द बना। जो पैपाइरस था इससे पेपर शब्द बना। यहां पर ये आप देख सकते हैं, लोअर इजिप्ट हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, और ये अपर इजिप्ट। चलिए तो और चीजें देखते हैं। यहां पर क्या है हमारे पास कि मिस्र की विशेषता पिरामिड है। देखिए मेनली जो है पिरामिड के लिए फेमस है, 7 अजूबों में जो कि आपका यहाँ पर एक माना जाता है। जो राजाओं की कब्रें हैं, गीजा पिरामिड विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसका निर्माण खुफू ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया, खुफू ने करवाया था। आप यहां पर देख सकते हैं गीजा के पिरामिड। यहां पर कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। मिस्र के साम्राज्य को 40 नोम, यानी नोम को हम बोलते हैं प्रांत, 40 प्रांतों में बांटा गया था, जिसके शासक नोमार्क कहलाते थे। कौन, जिसके शासक नोमार्क कहलाते थे। मिस्र वासियों ने सौर कैलेंडर का भी प्रयोग किया था। किसका, सौर कैलेंडर का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सवादान की विशेष पद्धति में मिस्रवासी मृतकों को मसाले में लपेटकर सुरक्षित रख दिया करते थे, जिसे मम्मी भी कहा जाता है, जिसपे कई सारी मूवी भी बनी हुई है। अखनातून ने मिस्र में एकेश्वरवाद का प्रचार किया। किसने, अखनातून ने मिस्र में एकेश्वरवाद का जो है प्रचार प्रसार किया। इसके बाद देखते हैं जो स्फिंक्स, यानी कि मानव सिर व सिंह के शरीर वाली एक विशाल मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, कई मूवी में ये दिखाया गया है। ठीक है, कई मूवी में इसके बारे में बताया गया है। आप हॉलीवुड की मेनली मूवी देखेंगे तो ये इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये दार्शनिक प्लेस के रूप में भी आजकल बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया। किसकी, मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पास कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। क्या, 2 नदियों के बीच। यह इलाका दजला और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबली जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का कुजेकिस्तान प्रांत क्षेत्र इसमें शामिल है। ये आप मैप वगैरह देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कुवैत एरिया हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में। ये यहाँ पर देखिए जेरूसलम दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें आप इसको मैप के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और थोड़े से पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। किसका, कांस्य युगीन सभ्यता का। यह सुमेर, अक्दी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय पर और समय में स्थापित हुए थे। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेसोपोटामियन, ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ मेसोपोटामियन। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया जो था उसको मेहुला कहा गया था। मेलुहा कहा गया था किसको, मेसोपोटामिया को। तो ये भी एक आईएमपी फैक्ट है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया था कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा जाता है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तुतः इस क्षेत्र में 3 सभ्यताएं, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता तथा असीरियन की सभ्यता का विकास हुआ है। किसका? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता तथा असीरियन की सभ्यता का विकास हुआ है। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सुमेरिया में नगरीय जीवन का विकास सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व हुआ था। सुमेरिया में नगरीय जीवन का विकास सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। 5000 ईसा पूर्व में। प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन है। बाद में अकदी, ठीक है, अक्कदी व अरमाइक, जो अरमाइकी हम बोलते हैं ना, अरमाइक भाषा का विकास हुआ है। अरमाइक भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में हुआ था। जो ये पॉइंट आपको आईएमपी है, इसको याद रखना है, ठीक है। अशोक, अरमाइक भाषा का उपयोग अशोक के शिलालेख में भी किया गया था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में सिमार या सुमार का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि सुमेरिया में सर्वप्रथम लेख कला का विकास 3200 ईसा पूर्व हुआ है। इसकी लिपि कीलाकार अक्षरों के रूप में है। किसकी? कीलाकार अक्षरों के रूप में है। मेसोपोटामिया के मंदिर में अवशेष मिले थे जो सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे, जिसे जुगरत कहते थे। क्या कहते थे? जिसे जुगरत कहते थे। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया के में जो मंदिर के आपको अवशेष मिले थे उसको आखिर कहा क्या जाता था? तो इसको कहा जाता था जिगुरत। क्या कहा जाता था? जिगुरत। याद करना ही पड़ेगा इसको, जिगुरत कहा जाता था। आगे जो पॉइंट्स है हमारे पास, यहाँ पर आगे पॉइंट्स क्या दिए गए हैं कि जो कला, गणना व गणित की परंपरा का प्रारंभ यहाँ पे हुआ था। गिलगेमिस यहाँ का पौराणिक राजा था। तो ये याद रखिएगा कि कौन था? गिलगेमिस यहाँ का पौराणिक राजा था, जिसका वर्णन गिलोमिस महाकाव्य में मिलता है। बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था, जिसने सर्वप्रथम विधि संहिता बनाई। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। कहाँ का शासक था हम्मुराबी? तो हम्मुराबी जो था बेबीलोन का शासक था और जिसने सर्वप्रथम विधि संहिता बनाई। हम्मुराबी कानून संहिता का आधार भी था। हम्मुराबी जो कानून संहिता का आधार था, आंख के बदले आंख। मेसोपोटामिया में शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। मेसोपोटामिया में शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहरें भी पाई गईं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि शीशे का प्रयोग सबसे पहले कहां पे हुआ था? तो शीशे का प्रयोग मेसोपोटामिया में सबसे पहले हुआ और मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहरें भी मिली। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है कि अरमाइकी भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिला, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। मेसोपोटामिया में जो मंदिर मिला या मंदिर के जो अवशेष मिले जिसे जुगरत कहते थे। हम्मुराबी ने कानून संहिता बनाई या सर्वप्रथम उसने विधि संहिता बनाई। मेसोपोटामिया में शीशे का प्रयोग हुआ और मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहरें भी पाई गई। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ा। बात करते हैं यूनानी सभ्यता की। किसकी? यूनानी सभ्यता की। तो यहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, यूनान की सभ्यता यूरोपीय सभ्यता के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। इसे यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो इसको यूनानी सभ्यता को माना जाता है। अमेरिका में जन्मे, आगे देखिए क्या है लिखा हुआ, अमेरिका में जन्मे हेनरिच स्लीमेन जर्मनी का था, मतलब जर्मनी मूल का था, तथा इंग्लैंड निवासी सर आर्थर इवानस ने यूनानी सभ्यता के प्राचीनतम खोज हेतु यहाँ उत्खनन कार्य आरंभ किया। 1875 में स्लीमेन ने ट्राय, माइसेन तथा तिरंस नामक नगरों के प्राचीन स्थल पर खुदाई करवाई तथा अनेक अवशेष वहां से हमको प्राप्त हुए। मेनली यहाँ पर जो आपको याद करना है वो पहला ही वाला पॉइंट है कि यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो ग्रीक सिविलाइजेशन को यहाँ पर माना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप यूनानी सभ्यता का हाल 3600 ईसा पूर्व माना जाता है। यूनानियों को हेलेनीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हेलेनीज कहा जाता था। यूनान के प्राचीन नगर एथेंस तथा स्पार्टा थे। यूनानी के प्राचीन नगर एथेंस तथा स्पार्टा थे। सिकंदरिया एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। एथेंस में जनतंत्र व स्पार्टा में अधिनायक तंत्र था।
यूनानी के मैसीडोन का राजा सिकंदर था। यूनान के मैसीडोन का राजा सिकंदर था। इसने ईरान की राजकुमारी रैक्सोना से विवाह किया था। किससे? रैक्सोना से विवाह किया था सिकंदर ने। पेरिक्लीस का शासन यूनान का स्वर्ण युग कहलाता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूनान का स्वर्ण युग कब का है, तो पेरिक्लीस का शासन जो था स्वर्ण युग कहलाता था। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं अंडरलाइन यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ, जो जो चीजें यहाँ पर याद करनी है। तो जितनी ये मैंने अंडरलाइन की है कि जो व्यापारिक केंद्र कौन सा था, एथेंस में जनतंत्र, स्पार्टा में अधिनायक तंत्र था, यूनान के मैसीडोन का राजा सिकंदर था, और जो स्वर्ण युग वाला फैक्ट है पेरिक्लीस का शासन। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यूनानी सभ्यता के प्रसिद्ध व्यक्ति हेरोडोटस जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है, हेरोडोटस जो कि इतिहासकार, हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा से रिलेटेड थे, प्लेटो सुकरात का शिष्य, सुकरात दार्शनिक, अरस्तु प्लेटो का शिष्य, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, यूक्लिड ज्यामिति का जनक, होमर इलियड व ओडिसी के लेखक थे। तो ये इसमें देखिए मेनली हेरोडोटस पूछा जाता है आपको, उसके बाद अरस्तु के बारे में पूछा जाता है, ये सब चीजें, हिप्पोक्रेट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये चिकित्सा से रिलेटेड थे। यहां पर हम बात करते हैं, ड्रैको ने कठोर कानून बनाया, इसी कारण इस कठोर कानून को ड्रैकोनियम कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैकोनियम कानून कहा जाता है। यूनानी बहुदेववादी व प्रकृति पूजक थे। एथिना युद्ध व विद्या की देवी, अपोलो भविष्यवाणी व रोशनी तथा संगीत के देवता, और डेमोटर पृथ्वी की देवी माना जाता था। अब ये वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरस्तु को अर्थशास्त्र तथा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसको? अरस्तु को अरस्तु को अर्थशास्त्र तथा विज्ञान का जनक माना जाता है। एथेंस के ओलंपिया में प्रत्येक 4 वर्ष पर खेलों का उत्सव होता था, जो आधुनिक ओलंपिक खेल का आधार बना। प्रथम खेल 776 ईसा पूर्व, प्रथम ओलंपिक 1896 ईस्वी में कराया गया था। सुकरात को युवकों को पथ भ्रष्ट करने के आरोप में विष द्वारा मारा गया था। यानी कि सुकरात जो था वो युवकों को पथ भ्रष्ट करता था, उल्टी सीधी बातें बताकर उनको अपने मेन गोल से हटाकर कहीं और लगा दिया करता था। तो जिस ये करने के आरोप में उसको विष पिलाकर मारा गया था। और सिक्कों का प्रथम जो उपयोग हुआ था या प्रयोग हुआ था वो यूनान में 510 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट बनता है। चलिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे रोमन सभ्यता के बारे में। किस सभ्यता के बारे में? रोमन सभ्यता। तो ट्रेवर ने रोमन सभ्यता के बारे में लिखा है कि रोम ही पाश्चात्य सभ्यताओं की जननी है। तो किसने लिखा था? ट्रेवर ने लिखा था। रोमन सभ्यता का जन्म व विकास इटली में हुआ। कहां पर हुआ? इटली में हुआ। इसे वाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था। रोम की मुख्य भाषा तातिनी थी। कौन सी? लातिनी थी। लातिनी, रोम की प्रमुख भाषा लातिनी थी। रोम वर्तमान इटली का एक मुख्य शहर है, एक मुख्य शहर था। और प्राचीन रोमन अयूदी धर्मावलंबी थे। कौन थे? प्राचीन रोमन जो यहूदी, ठीक, यहूदी धर्मावलंबी थे। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लैंग्वेज वाला आईएमपी इसको याद करना है। ट्रेवर याद रखना है आपको कि ट्रेवर ने क्या कहा था? रोमन सभ्यता का जो रोम की पाश्चात्य सभ्यताओं की जननी है और रोमन सभ्यता का जन्म इटली में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और रोमन की मुख्य भाषा लातिनी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। रोमन सभ्यता या रोमन साम्राज्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका, यूरोप व पश्चिमी एशिया में फैला था। इसकी उत्तरी सीमा राइन व डैन्यूब नदी थी, जबकि फरात नदी इसे ईरान से अलग करती थी। रोम का इतिहास वर्ष वृत्तांत में लिखा गया है। रोम का इतिहास किसमें लिखा गया है? वर्ष वृत्तांत में लिखा गया है। नीरो रोम का एक क्रूर सम्राट था। चौथी सदी में रोम सम्राट जो थे कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। और उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनी। किसकी? पूर्वी
की राजधानी यहां पर बनी। अब मानते हैं कॉन्स्टेंटाइन ने जो क्या किया था, ने सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली का प्रचलन किया। साइलिडस, ठीक है, साइलिडस 4.5 ग्राम सोने का सिक्का व डनारियस जो है 4.5 ग्राम चांदी का सिक्का था। तो ये फैक्ट यहाँ पर जो है आपके इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ही आईएमपी है। जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य ब्रिटेन व जर्मनी तक फैला था। जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य जो था ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला था। प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास, प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास यानी कि नेचुरल हिस्ट्री में भारत व रोम व्यापार का वर्णन है। तो ये बुक आता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास किसने लिखी, तो प्लिनी के द्वारा यह लिखी गई थी, जिसमें रोमन व्यापार तथा भारत के व्यापार के बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया था। बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स थी रोम के बारे में। तो रोम एक गणतंत्र था जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट यानी धनी परिवारों के एक समूह को प्राप्त था, उसके हाथों में थी। रोमन साम्राज्य के 3 स्तंभ सम्राट, सेनेट व सेना थी। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र अगस्टस ने सेनेट से सत्ता हथिया ली। इसने प्रिंसिपेट की स्थापना की, किसकी, प्रिंसिपेट की स्थापना की और प्रथम रोमन सम्राट बना। अगस्टस सीजर का काल रोम का स्वर्ण युग कहलाया। किसका, रोम का स्वर्ण युग यहां पर कहलाया, अगस्टस सीजर का काल। बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों की कि जो रोम में सैनिकों को वेतन दिया जाता था और सैनिक सेवा अनिवार्य थी। सार्वजनिक स्नानागृह व रंगशाला रोम के शहरी जीवन की विशेषता थी। सार्वजनिक स्नानगृह और रंगशाला रोम की शहरी जीवन की विशेषता थी। रोमन सम्राट जो थे जस्टियन, ठीक है, कानून का संग्राहक करता था, ठीक है, कानून का संग्राहक करता था। इसने कुस्तुतुनिया के गिरजाघर संत सोफिया का भी निर्माण करवाया। थियोडोसियस जो थे, थियोडोसियस कोड का संकलन किया। यहां पर आप देख सकते हैं कि 73 ईसा पूर्व में जो ये देखिए, एक इमेज ये है बाहर से, एक इमेज ये है अंदर से। तो यहां पर क्या था कि जो 73 ईसा पूर्व की यहां पर बात हो रही है, तो जो कोलसम है, ठीक है, कोलसम या इसको हम रंगशाला भी बोल सकते हैं, तो यही रंगशाला की बात की जा रही थी। पिछले वाले में जो मैंने पढ़ा था ना कि जो सार्वजनिक स्नानागृह और रंगशाला, तो ये जो था यही, देखिए जब भी रोम जाता है व्यक्ति तो इसको देखने जरूर जाता है। तो ये बहुत ही फेमस चीजें हैं और ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है, यानी कि 7 अजूबों में इसको एक यहाँ पर माना गया। तो इसका निर्माण हुआ था और जिसमें एक साथ 60,000 लोग बैठ सकते थे। कितने, 60,000 लोग बैठ सकते थे और ये दुनिया के 7 अजूबों में भी जो शामिल है। अब यहां पर हम बात करेंगे चीन की सभ्यता के बारे में। किसकी सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो चीनी सभ्यता का विकास होंगहो, जिसको हम पीली नदी के नाम से भी जाने जाते हैं या पीली नदी के नाम से जानते हैं, वह सिकियांग नदी के किनारे हुआ। हान चीन का प्रमुख जनजातीय समूह है। चीन में अभिजात वर्ग के प्रवेश हेतु परीक्षा होती थी, अतः चीन को प्रतियोगी परीक्षा का जन्मदाता माना जाता है। कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक जो था, कौन था, कन्फ्यूशियस। लाओ त्से चीन का रहस्यवादी दार्शनिक था जिसने प्रकृति की ओर लौटो का संदेश दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ जो है वेदों की ओर लौटो बोला गया था, वैसे ही लाओ त्से चीन का रहस्यवादी दार्शनिक था जिसने बोला कि प्रकृति की ओर आप लौटिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पर अंडरलाइन में करके आपको बता रहा हूं कि चीन की जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का जन्मदाता, पीली नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, ये सब जो है आईएमपी फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं चीन की भाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पुतोंग हुआ वह लिपि चित्रात्मक है और यहाँ के शिक्षित वर्ग को मैंडरिन कहा गया है या कहा जाता है। चीन के हान साम्राज्य का रेशम मार्ग पर आधिपत्य था। इस समय चीन ने बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। कब, 100 से 50 ईसा पूर्व के समय की बात है। चीन के कुछ आविष्कार चाय, रेशम, कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र, कागज, गोला बारूद, छापाखाना,
सौर, चांद, पंचांग, ताश, पतंग, वर्णमाला, फलक, घुड़सवारी में रकवा का प्रयोग, कागजी मुद्रा 10वीं सदी में, इन सब चीजों का यहाँ पर जो है बताया गया है, खोज किया गया था। और सबसे बड़ी बात चीन की दीवार के बारे में, जो चीन की दीवार है, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो हुआंग टी था उसने चीन की दीवार का निर्माण आरंभ करवाया था 400 ईसा पूर्व में। और ये 7 अजूबों में से यह भी एक है। जैसे रोम का वो हमने जो देखा रंगशाला, और उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा है, जिसको उसने समुद्र के तट तक ले गया था बढ़ाकर। अब चीन के बारे में थोड़ी सी और देखते हैं कि 6ठी सदी में अनाज के आवागमन के लिए ग्रैंड कैनाल का निर्माण भी कराया गया। मार्को पोलो इटली चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन था। कौन? मार्को पोलो। डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का पिता माना जाता है। उन्होंने मांचू साम्राज्य को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की थी। 1912 ईस्वी में कुओमिंतांग नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। तो नेशनल पीपल्स पार्टी कहाँ की है? चीन की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। कब? 1949 में चीन की जनवादी गणना या गणतंत्र की स्थापना हुई तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार भी बनी। कब? 1949 में। तो यहां पर जो आईएमपी फैक्ट है उसको मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। तो ये जो 3 चीजें मैंने यहां पे बताई, और एक ये कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अब हम इस्लामिक सभ्यता की बात करते हैं। तो इस्लामिक जो है सिविलाइजेशन, तो मोहम्मद पैगंबर की बात करेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईसा में कुरैश कबीले में हुआ था, और 622 ईसा में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना पलायन करने से हिजरी सन का यानी कि हिजरी संवत की अगर हम बात करें तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ। यह चंद्र वर्ष पर आधारित है तथा सौर्य वर्ष से 11 दिन कम है। अतः कोई वर्ष या कोई पर्व मौसम के अनुरूप नहीं होता है। 612 ईस्वी में मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक रसूल घोषित किया। तवारीख कालक्रम के आधार पर घटनाओं का विवरण, सिरा पैगंबर का जीवन चरित्र, और हदीथ पैगंबर के कथनों व कृत्यों का अभिलेख। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि तवारीख क्या है, सिरा क्या है और हदीथ क्या है। तो तवारीख कालक्रम के आधार पर घटनाओं का विवरण, सिरा पैगंबर का जीवन चरित्र, और हदीथ पैगंबर के कथनों व जो कृत्यों है उसका अभिलेख। और चीजें हैं यहां पर थोड़ी सी कि पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद 632 ईस्वी में अबू बकर प्रथम खलीफा बने। कौन? अबू बकर प्रथम खलीफा बने। पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशजों ने बगदाद को राजधानी बनाया व अब्बासी खलीफा कहलाए। तो ये याद रखना है कि अबू बकर प्रथम खलीफा, तो कौन? मोहम्मद पैगंबर के बाद जो खलीफा बना वो कौन बना? अबू बकर बना। पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशजों के बगदाद को राजधानी बनाया व अब्बासी खलीफा कहलाए। 638 ईस्वी में अरबों ने जेरूसलम को जीता। किसने? अरबों ने जेरूसलम को जीत लिया। फिर बसरा के महिला संत राबिया ने 9वीं सदी में इश्क के जरिए, ठीक है, इश्क के जरिए खुदा में लीन यानी फना होने का उपदेश दिया। तो फना का मतलब क्या है? लीन होना, उसी में लीन हो जाना। इस तरह सूफीवादी का जन्म हुआ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये हिजड़ी संवत 622 वाला मोस्ट आईएमपी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद बड़े एग्जामों में आपसे इन सब चीजों में से भी पूछ सकता है कि पैगंबर के कथनों या कृत्यों के अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो हदीथ कहा जाता है। पैगंबर का जीवन चरित्र, इसको क्या कहा जाता है? तो सिरा कहा जाता है। तवारीख क्या है? ये सब चीजें पूछ सकते हैं। और पूछ लेंगे कि अबू बकर कौन था? तो ये प्रथम खलीफा थे जो मोहम्मद पैगंबर के देहांत के बाद बने। या उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद प्रथम खलीफा कौन बने? तो अबू बकर बने। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट थे। तो ये इस्लामिक सभ्यता थी यहां पर हमारी। तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। हड़प्पा सभ्यता देखा, चीन का देखा सभ्यता, हमने रोमन सभ्यता देखा, ठीक।
इस्लामिक सभ्यता भी देख लिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी देख ली। इसमें जो है मैंने इस वीडियो में पूरी सभ्यताओं को कवर किया है यहाँ पर। और बाकी शुरुआत में हमने देखा आग की खोज के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को हमारे लाइक कीजिए, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं स्कॉलर एलाइट को, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.scholarelite.co.in, इसको भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलेंगे हम और भी वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में, जो जल्द से जल्द, ज्यादा पार्ट नहीं रहेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के, 5 से 6 पार्ट में बनाऊंगा, तो जिसमें मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।